हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कक्षा 8 जंतुओं में जनन। तो बच्चों, जंतुओं में जनन क्या चीज़ है, कैसे होता है, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आपको पता है कि सब में जो है, जैसे अब जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, इन सब में अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो उनकी जाति जो है वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि हर एक में जनन होना आवश्यक है। अब आपने जैसे पीछे की कक्षा में पढ़ा था कि पाचन क्रिया का क्या महत्व होता है, परिसर्जन का क्या महत्व होता है और श्वसन प्रक्रम का क्या महत्व होता है। ये सब जो है आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, पर अब आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। तो जो ये जनन की प्रक्रिया है, इसके विषय में आप पिछली कक्षा में आपने पौधों में जनन किस प्रकार होता है इसके विषय में पढ़ा था। लेकिन अब जो जनन है वो किन चीज़ों में है? जंतुओं में, स्पीशीज़ में। ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसकी हमें और ये हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या वो है, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि अगर ये जनन की प्रक्रिया ना हो तो हमारी जो है ये आगे पीढ़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो हमारे वंश होता है वो उसमें वृद्धि नहीं होती है और वो चीज़ वहीं पर समाप्त हो जाती है। अब जैसे आपको पता है कि आज हमारे यहाँ पर डायनासोर नहीं है। डायनासोर का हमारे लिए कितना महत्व था। हर एक जीव जंतु का हमारे जीवन में महत्व होता है। तो डायनासोर का हमारे लिए क्या महत्व था, क्या योगदान था? डायनासोर जो थे बच्चों, वो जो दूषित गैसें होती थी हमारे वातावरण में, उनको अवशोषित करता था, उनको ग्रहण कर लेता था। तो डायनासोर देखो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन आज के समय में क्या है, उसकी प्रजाति ही समाप्त हो चुकी है। तो आज हमारे वातावरण में कितना ये जो है गैसें हैं, विषैली गैसें हैं, ये आपको पता ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक जाति का जनन होना आवश्यक है, ताकि और हर एक जीव जंतु हमारे लिए हमारे जो समाज के लिए एक महत्व योगदान देते हैं और इन सब में वृद्धि होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में पाठ में कि क्या है। आपने पाचन, परिसर्जन और श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? जब आप कुछ भी पढ़ेंगे कि श्वसन क्रिया ऐसे होती है तो आपको याद आ जाएगा कि ये हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। ये प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होती है। अब सांस लेना आपके लिए कितना आवश्यक है, और जब आप खाना खाते हो उसका डाइजेशन कितना आपके लिए आवश्यक है, उसको पचाना आपके लिए कितना आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। आपने पिछली कक्षा में पौधों में जनन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा था। जनन जाति स्पीशीज़ की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता है? तो क्या होता है, उनकी जाति ही समाप्त हो जाती है। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक ऐसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। क्यों महत्व है? अब जैसे आप देखोगे, शेर है, शेर के आगे बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो आगे माँ बाप बनते हैं, फिर ऐसे बच्चे होते हैं। तो ये एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चलता रहता है। किस प्रक्रिया से चलता है? जनन की प्रक्रिया से। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं।
तो अब हम शुरू करते हैं इसमें जनन की विधियाँ। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है। अब आप यहाँ पर एक साइड में आप सारणी देख रहे हैं, इसमें क्या है? जंतु और संतति बच्चे। मनुष्य के क्या होते हैं? शिशु होते हैं। बिल्ली के भी जो है छोटे बच्चे होते हैं। कुत्ता है, कुत्ते के भी छोटे छोटे उनको बोलते हैं पिल्ले हैं। तितली है तो तितली के भी ऐसे ही छोटे वो होते हैं। मुर्गी के चूज़ा होता है। गाय का बछड़ा होता है या बछड़ी होती है। मेंढक के भी ऐसे। तो इन सब के आगे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, जिनको किन नामों से पुकारा जाता है। तो आपको समझ में आया ये? तो आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को जन्म लेते हुए देखा होगा। तो आपने बहुत से ऐसे, जैसे जो लोग घर में कुत्ता पालते हैं वो उन्होंने देखा होगा। बिल्ली पालते हैं, गाय जो लोग रखते हैं, भैंस रखते हैं, तो वो उनके जब बच्चे होते हैं तो ये कई लोगों ने अपनी आंखों से इनको देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूज़े और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे बिल्ली के होते हैं वो बिलोटे होते हैं, कुत्ते के होते हैं वो पिल्ले होते हैं। इनका जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आए पता लगाएं। अब क्या है कि जब किसी जीव का जन्म होता है तो वो पहले भी ऐसे ही दिखाई देता था या बाद में जन्म लेने के बाद ऐसा दिखाई देता है? तो जो है जीव जो हैं उनके रंग रूप में इतना परिवर्तन थोड़ा सा आता है, लेकिन उनके आँख कान नाक जो हैं वो वैसे ही रहते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं। यह है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इसमें भी क्या होता है? 2 विधियाँ होती हैं। और अब हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था, इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जो हैं वो भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु में भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। इस प्रक्रिया का जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं और जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। तो बच्चों, अब हम आपको बताएं कि जिस तरह से पौधों में होता है नर और मादा का, ऐसे ही जो है जंतुओं में भी होता है। अब जैसे गायें हैं, गायें जो है वो उसमें जब गायें होती है, बैल है, तो गायें जो है वो मादा आ जाती है और जो बैल है वो नर आ जाता है। तो ऐसे ही क्या है, हर एक में जो है नर और मादा होते हैं। जब नर और मादा का लैंगिक जो है जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक नए चीज़ को जन्म देते हैं, एक नए जीव को जन्म देते हैं। और ये एक युग्म बनाते हैं। आपस में उनका मिलना एक युग्म कहलाता है, जिससे जो है जिसमें नर और मादा का मिलना होता है वो लैंगिक जनन कहलाता है। और अब हम आपको किसके बारे में बताएंगे? मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएंगे और तथा जनन प्रक्रम का भी अध्ययन करेंगे। अब आप यह चित्र देखिए, इसमें है नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन लिंग होता है।
चित्र 9.1 में देखिए। जो अब आप ये चित्र देख रहे हो, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक वृषण है। इसमें आपको बताया गया कि इसमें 2 वृषण होते हैं, एक शीशन होता है और शुक्राणु नलिका है। तो जो ये हैं, ये जो इनको हम क्या कहते हैं, नर जनन में एक जोड़ा वृषण, आपने देखा चित्र में एक जोड़ा वृषण का है और 2 शुक्राणु नलिका हैं और एक शीशन लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण जो हैं लाखों जो हैं शुक्राणुओं को उत्पन्न करते हैं। अब आप चित्र 9.2 देखिए, उसमें है मानव शुक्राणु। उसमें मध्य भाग आप देख रहे हो, उसमें कितने सारे आपको वो दिख रहे हैं, इसकी पूंछ, इसके सिर, तो ये आपको दिख रहा है। तो ये जो शुक्राणु हैं ये काफ़ी मात्रा में होते हैं, लाखों की मात्रा में होते हैं। तो और ये बहुत ही छोटे होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। और इसमें क्या क्या होता है वो आपको बताया गया है। एक सिर होता है, मध्य भाग होती है और पूंछ होती है, और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? अब आप देख सकते हैं, क्या ये एकल कोशिका है? नहीं, वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। जो हर एक शुक्राणु है उसमें क्या है, कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो मानव में नर जननांग आपने देख लिया कि किस तरह से है। अब शुक्राणु में जो पूंछ है वो किस काम में आती है, पहेली ने इसमें पूछा है, तो हम इसके बारे में बताएंगे आपको। अब आप पढ़ेंगे मादा जनन अंग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, आप देख रहे हैं अंडाशय, इसमें चित्र में 9.3 में चित्र दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अंडाशय दोनों तरफ बने हुए हैं, गर्भाशय है और अंडा वाहिनी है। तो मादा जननांगों में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। तो जो हमारा अंडाशय होता है वो मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। अब 9.4 में आप देख रहे हैं, इसमें आपको मानव अंडाणु दिख रहा है और केंद्रक दिख रहा है। तो जो मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाणु। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। तो बच्चों, जो हमारा शुक्राणु है वो क्या है, अंडाणु की ही एकल कोशिका है। आप को जैसे अब जो हमारे 12 से 14 साल या 14 साल से ऊपर की लड़कियों में हर महीने कुछ दिन जो हैं उनके ऐसे आते हैं, तो उसमें जो है कि लड़कियों में जब ये प्रक्रिया शुरू होती है माहवारी की, इसको हम बोलते हैं, तो क्या होता है कि स्त्रियों में जब लड़कियों में ये शुरू होता है तो 1 महीने एक जो है इसमें है, जैसे इसमें बताया है, प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में विकसित जो है वो जो अंडाणु या डिंब का निर्मोचन होता है वो महामारी के द्वारा ही होता है। पर जब ये होता है तो जो है वो 5 से 7 दिन का उसका समय होता है, और फिर उसके बाद ठीक होने के बाद जो है अगले महीने जब होता है तो वो दूसरे अंडाणु में से होता है। तो अब आपको समझ में आया ये। और जब जो गर्भाशय है वो क्या स्थान है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। तो अब आपने यह चित्र देखा, इस चित्र में आपने मानव अंडाणु देखा और उसका केंद्रक देखा। अब बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है।
अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडाणु। शुतुरमुर्ग का अंडा तो बहुत ही विशाल होता है। अब निषेचन क्या है? जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। तो आपको पता है जन्म का जो पहला प्रक्रम है वो क्या होता है कि जब नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलता है तो क्या होता है, तो जो शुक्राणु है वो अंडाणु में मिल जाता है, उनके संपर्क में आते हैं तो फिर वो मिल जाते हैं, नर और मादा के, तो फिर वो मिल जाते हैं तो क्या होता है, फिर शुक्राणु का और अंडाणु का यह जो मिलन है वो क्या होता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन आप चित्र 9.5 में देख सकते हैं कि अंडाणु कैसे है और फिर उसमें शुक्राणु है। वो शुक्राणु तो कई लाखों की संख्या में होते हैं, अगर कुछ जाते हैं तो वो सभी उसमें नहीं संलयन होते। 1 या 2 शुक्राणु जो हैं वो अंडाणु से मिलते हैं, तो जिससे क्या होता है दोनों मिल जाते हैं, तो फिर यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है। अब युग्मनस क्या हैं ये आप इस चित्र में देख रहे हैं, संलयित केंद्र है और ये आपको चित्र में दिखाया गया है 9.6 में संलयित केंद्र और ये 2 हैं, ये युग्म है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्म एक नए विष्ट का प्रारंभ है? तो आपको ये सब नहीं पता था, तो अब आपने ये पढ़ा है तो आपको पता लगा है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, ये आपको हमने अभी बताया। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत आते हैं। जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो जो संयोजन होता है तो उसमें क्या होता है, एक नई उत्पत्ति होती है। तो उस नई उत्पत्ति में कुछ तो है वो माता के होते हैं उसमें अंश में, और कुछ पिता के होते हैं। तो ये जो है ये वंश, जो एक नए वंश की उत्पत्ति होगी उसमें कुछ अंश क्या है, माता का होता है और कुछ पिता का होता है। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से हैं और कौन से लक्षण पिता से प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों अब आप जैसे अब आप घर में हो, 3-4 भाई बहन हो, तो आप देखते हो ना कई बार कोई बात होती है तो कहते हैं ये तो अपनी मम्मी जैसे बात कर रहे हैं, ये अपने पिताजी जैसे बात कर रहे हैं। तो ये जो है उनको पीछे से ही मिलते हैं, मतलब वंश के जो गुण हैं अपने माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। जो निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। तो बच्चों बहुत सी ऐसी हैं जिनमें बाहरी होता है, लेकिन मनुष्य में, गाय में, कुत्ते में, मुर्गी में, इन जंतुओं में जो है वो आंतरिक निषेचन होता है। क्या आपने परक नली शिशु के विषय में सुना है? अब आपने क्या परक नली शिशु के बारे में सुना है, जो आज के समय में बहुत ही प्रचलित है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम से
कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन कहते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परक नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परक नली में नहीं होता है। तो बच्चों, आज के समय में हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि जैसे पहले समय में होता था कि कुछ स्त्रियों को कह दिया जाता था कि आप माँ नहीं बन पाएंगी, तो फिर वो निराश हो जाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। अब एक तकनीक आई है आईवीएफ, जिसमें क्या करता है, जिसमें जो डॉक्टर हैं वो नर का शुक्राणु और मादा का जो है अंडाणु लेकर उनको कुछ घंटों तक आपस में उनका जो है उचित माध्यम से जो है उनको इकट्ठा करके और उनका निषेचन करते हैं। और फिर उसके बाद जो है क्या होता है, उनको शरीर के बाहर ही उनका कृत्रिम एक निषेचन कर दिया जाता है और फिर उनको 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां उसका विकास हो सके। उसके बाद वो उसको क्या करते हैं, माता के गर्भाशय में डाल देते हैं, जिससे क्या है, उस बच्चे का जो विकास है वो माता के गर्भाशय में ही होता है और उसका जन्म भी जो है बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है। और पर इसका नाम वो क्या दे दिया है, इस नई तकनीक का नाम उन्होंने परक नली शिशु, जिसको आपने कई बार देखा भी होगा। आईवीएफ के बारे में बहुत जगह पर बोर्ड लगे होते हैं, तो वो आपने देखे भी होंगे। आगे देखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता करें कि यह किस प्रकार होता है। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जंतुओं में भी है जो निषेचन की क्रिया होती है वो मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। वो कैसे होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें है 9.1 वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति में बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल में तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। जब बारिश होती है तो आप देखते हो घर के बाहर तालाब है, वहाँ पर पानी है, वहाँ पर आपको मेंढक के अंडे दिखाई देंगे। उनका रंग और साइज देखिए। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे क्वच से ढके नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों के साथ ही रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। अब जैसे मुर्गी अंडे देती है वैसे ही अंडे नहीं होते हैं। जो है मेंढक जो है वो सैकड़ों अंडे एक ही साथ पानी में दे देता है। तो फिर क्या होता है, जो वो उसके क्वच से आपने देखा है ना, अंडे के अंदर के बाहर की जो परत होती है, मुर्गी के अंडे के बाहर की परत जो होती है थोड़ी हार्ड होती है, आप चम्मच से उसको तोड़ते हैं। लेकिन जो मेंढक के अंडे होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं। वो किसकी तरह होते हैं, जेली की परत होती है। और जेली कितनी नरम होती है ये आपको पता है, तो वो इसकी सुरक्षा करती है। मेंढक के अंडे आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, किस तरह के हैं, छोटे छोटे। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। अब क्या है, मेंढक की जो मादा है वो जैसे ही अंडे देती है नर उस पर क्या करता है, अपना शुक्राणु छोड़ देता है।
तो प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो अब आपको समझ में आ गया। कुछ प्राणी हैं जैसे मनुष्य है, गाय हैं, इन सब में क्या है कि मादा अपने अंदर जो है जन्म शिशु का पालन करती है, पर जो ये जलीय प्राणी हैं जैसे मेंढक है, मछली है, ये सब जो है अपने शरीर में न रखकर इनका बाहर ही निषेचन होता है और इनमें वृद्धि होती है। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी जो है एक समय में एक ही अंडा देती है? तो देखो, मेंढक भी कितने सारे अंडे एक साथ दे देता है, और फिर जो नर है वो अपना शुक्राणु छोड़ता है और वो फिर उसको पकड़ता है और उससे फिर उसका निषेचन होता है। तो वो क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन। आगे देखते हैं हम। यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते हैं। अब जैसे अगर मेंढक ने मान लो 20 अंडे दे दिए, तो ये थोड़ी है कि 20 ही अंडों का निषेचन होगा, ऐसा उसमें भी नहीं होता है। उसमें भी जो है कुछ ही अंडों का निषेचन हो पाता है और एक नए जीव का जन्म होता है। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चित्र दिया गया है। ये चित्र क्या है? युग्मज का बनना तथा युग्मज से भ्रूण का विकास, कोशिकाओं का पिंड, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। अब ये सब जो है इस चित्र में दिखाया गया है। ए में पहले आप देखिए, रोपित भ्रूण गया गर्भाशय में, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अंडाशय में मिला, तो फिर उसमें पहले आपने युग्मज देखा, फिर उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? अंडोत्सर्ग, फिर अंडाशय है। तो ये आपको ए में दिखाई दिया। अब आप बी में देखिए, आपको कितने छोटे छोटे से वो दिखाई दे रहे हैं। अब सी में आ जाइए। सी में क्या है? गर्भाशय भित्ति है। आप इसकी दीवार देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय भित्ति। फिर उसमें क्या हो रहा है? विकसित होता है भ्रूण। भ्रूण मतलब बच्चा जो है वो उसमें विकसित हो रहा है। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है, ये आपको इस चित्र में देखकर समझ आ जाएगा। भ्रूण का परिवर्धन, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। अब आपने देखा कि किस तरह से नर और मादा का निषेचन, शुक्राणु और अंडाणुओं का निषेचन होता है, मिलन होता है, उसके बाद फिर उसमें एक युग्म बनता है जो विकसित होकर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ये आपको हमने इस चित्र में समझा दिया है। युग्मज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। ए में आपने यही देखा है ना कि किस तरह से चित्र ए में आप देख रहे हो 9.8 के युग्मज जो है लगातार विभाजित होकर किस में बदला जा रहा है? कोशिकाओं के गोले में। फिर उसके बाद आपने बी में देखा, तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। आप चित्र में देख चुके हैं। भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। चित्र 9.8 में आपने देखा, गर्भाशय में भ्रूण का जो है वो क्या है? निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न जो अंग बनते हैं शरीर के, जैसे हाथ बनता है, पैर बनते हैं,
फिर उसके बाद जो है सिर, आँखें, कान इत्यादि जो हैं वो सब विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। तो भ्रूण धीरे धीरे होता है ना, कि जैसे पहले उसके हाथ आते हैं, फिर कान आते हैं, फिर नाक आती है, फिर आँखें आती हैं, ऐसे धीरे धीरे उसका विकास होता है। और भ्रूण का जब उस अवस्था में शरीर के सभी अंगों का जो है भागों की पहचान हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, गर्भ। और जब उसका पूरा विकास हो जाता है बच्चे का, तो क्या वो गर्भ पूरा हो जाता है, गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो वो किसको जन्म देता है, नवजात शिशु को। गर्भाशय में आप भ्रूण देख सकते हैं। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? अब आपने देखा कि जो है गाय भी किस तरह से जन्म देती है और मनुष्य किस तरह से मनुष्य का जन्म माँ के पेट में जो है गर्भ में होता है। पर मुर्गी जो है, मुर्गी में भी क्या है, आंतरिक निषेचन होता है, पर वो किस तरह से जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी कभी भी जो है बच्चों को जन्म नहीं देती है। तब चूजे कैसे जन्म देते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। तो बच्चों जो है कि निषेचन के फौरन बाद ही युग्मज जो हैं वो लगातार विभाजित हो जाते हैं और क्या होता है, फिर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ते हैं। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर एक क्या होता है, सुरक्षा कवच चढ़ जाता है और मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने लग जाती है। कठोर कवच भी ऐसी ही क्या होती है, सुरक्षित परत होती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रफुष्टन के बाद चूजा बाहर आता है। अब जब मुर्गी में निषेचन हो जाता है, वो अंडे देती है ना, तो फिर वो अंडों के ऊपर पूरे अपने पंख फैलाकर बैठ जाती है और उन अंडों को क्या है, पूरी गर्मी मिलती है। ऊष्मायन का मतलब होता है वो पूरी गर्मी देती है। तो इसमें चूज़ों को बाहर निकलने के लिए कितना समय लगता है, 3 सप्ताह का। तो जब वो 3 सप्ताह तक मुर्गी जो है उन अंडों पर बैठी रहेगी और फिर क्या होगा, उनको पूरी गर्मी देगी, तो अंडों के अंदर ही जो है वो क्या होता है, चूज़े अपना विकास करते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो अंदर पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो क्या होता है, वो जो है उनका कवच एकदम फटता है, जिससे क्या होता है कि वो चूज़ा बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। अपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टेढ़ों पर तैरते देखे होंगे। अब आपने अब चित्र देख लिया ना, अब जब भी बारिश होगी या कुछ होगा तो आप देखना, आपको पानी में तैरते हुए छोटे छोटे से मेंढक के अंडे, फिश के अंडे, ये सब दिखाई देंगे। तो ये जो बाह्य निषेचन वाले जंतु हैं, इनके जो भ्रूण का विकास है मादा के शरीर के बाहर ही होता है, अंदर नहीं होता है। और ये जो भ्रूण हैं ये अपने अंडों में ही पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और उसके बाद ही इनका जो है, जब वो अंडों में पूर्ण विकसित हो जाते हैं
इसके बाद ही वो अंडों से बाहर आते हैं। तो आपको अब ये समझ में आ गया अच्छे से। आगे पढ़ेंगे हम जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। हमने जाना है कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंडप्रजक में भेद भी कर सकेंगे। अब जैसे कुछ जंतु हैं, अब जैसे आपको बताया कि कुछ जंतु जो हैं माँ के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं पूर्ण विकसित होकर, और कुछ जंतु होते हैं जो बाहर ही अंडों में ही पूर्ण विकसित होकर जो है वो जन्म लेते हैं। तो इनको क्या कहते हैं हम? जो माँ के शरीर से पूर्ण रूप से विकसित होकर ही बाहर आते हैं उनको जरायुज कहते हैं, और जो जंतु अंडों में से पूर्ण रूप से विकसित होकर बाहर आते हैं उनको अंडप्रजक जंतु कहते हैं। अब हम इसके बारे में भेद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये क्रियाकलाप है 9.2। मेंढक, छिपकली, तितली एवं शलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाएंगे? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र भी बनाइए। अब जैसे मेंढक है, छिपकली है, कौवे हैं, तितली है, ये सब क्या हैं? अपने अंडों में ही अंडों से ही ये बाहर आते हैं। तो अब आपको इनका एक चित्र बनाना है। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। अब जैसे कुछ जंतु हैं उनके अंडों का अवलोकन करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि वो शरीर के बाहर ही अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं, वह जो है पूर्ण रूप से विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंडे कौन देता है? अंडे सिर्फ मेंढक देता है, मछली देती है, छिपकली देती है, कौवा देता है, पर गाय, कुत्ता, बिल्ली ये पूर्ण रूप से विकसित शिशु को ही जन्म देते हैं। क्या अब जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? तो अब तो आप बिल्कुल दे सकते हैं कि जरायुज कौन से हैं। जरायुज जंतु हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, और जो अंडप्रजक हैं मेंढक है, छिपकली है, कौवा है, मुर्गी है। ये अब आपको समझ में आ गया अच्छे से। आगे देखते हैं शिशु से वयस्क। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के परफुस्टन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते हैं। अब देखा है आपने, जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो आंखें भी नहीं खोल पाता है और उसकी मुट्ठी भी कितनी बंद होती है और छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं। तो वो किस तरह से जो है वृद्धि करता है जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। अब कुछ जो है जंतुओं में नवजात जंतु जो होते हैं वो बड़े होने वाले बच्चों से बिल्कुल ही अलग दिखाई देते हैं। अब आप देखें क्या, जैसे रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं ना कि रेशम के कीट से किस तरह से जो है वो बनाया जाता है धागा। वैसे ही ये प्रक्रिया है कि क्या है, जैसे अंडा है, फिर लार्वा है, इल्ली, फिर प्यूपा, फिर वयस्क, जिसके विषय में आपने कहाँ पे पढ़ा था? कक्षा 7 में। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का ही एक अन्य उदाहरण है। अब आप चित्र 9.10 देखिए। इस चित्र में आपको मेंढक का जीवन चक्र दिखाया गया है। पहले क्या है, अंडा आया, फिर आरंभी टेडपोल आया, फिर बाद में टेडपोल आया। अब उसमें क्या दिखाई दे रहा है? अब दूसरा जो बाद में टेडपोल आया उसमें हाथ दिखाई दे रहा है।
उसके बाद फिर पूरा ही वो वयस्क हो गया। तो समझ में आया ये किस तरह से मेंढक का जीवन चक्र चला है। अब पढ़ते हैं। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। टेडपोल, टेडपोल क्या था? आरंभी टेडपोल, लार्वा। फिर उसके बाद वो क्या बना? वयस्क। तो क्या है वो? पहले आया अंडा, अंडे के बाद लार्वा, फिर वयस्क। क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? जो सारे हैं वो सेम ऐसे तो नहीं रहते ना। अब जैसे आपने देखा कि पहले अंडा था, फिर वो आरंभी टेडपोल कैसे बना, फिर बाद में वो कैसे बना, और फिर कैसे वयस्क हुआ। सभी इस तरह से नहीं होते हैं, कुछ थोड़े भिन्न भी होते हैं। अब आगे देखें। आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और फिर तैर सकता है। अब क्या होता है कि जो भी आपने ये मेंढक के देखे, तो ये क्या हैं, किस तरह से इससे बाहर निकलते हैं, और फिर किस तरह से ये बड़े होते हैं, और फिर किस तरह से कूदने लग जाते हैं, और ये फिर तैरते भी हैं। पर कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। पर कुछ ही परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। तो जब एक मनुष्य में एक छोटा शिशु जन्म लेता है मनुष्य का, तो क्या होता है? नवजात शिशु, उसके जो हैं हाथ, मुंह, आँख, नाक सब बने होते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे ही बड़ा होता जाता है तो उसके काया कल्प जो है वो बदलती जाती है। ऐसे ही सबके साथ होता है। अब है अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन किया, उन जंतुओं में पढ़ा है जिनमें हम परिचित हैं। अब आपने अभी तक उसमें ही पढ़ा है ना, जैसे मेंढक, छिपकली, सबको आप जानते हो, मनुष्य को आप जानते हो, इसके बारे में आपने पढ़ा है। परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जन्म किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आए पता लगा है। अब क्या है कि बहुत से ऐसे जंतु हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं। क्या आपको पता है कि उनका जन्म किस प्रकार होता है, वो किस प्रकार से क्रिया करते हैं? अब हाइड्रा जो है, अब क्या है, हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। अब आपने हाइड्रा की एक स्लाइड लेनी है और उस पर देखना है। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का अध्ययन कीजिए। अब आपने क्या लेना है? सूक्ष्मदर्शी लेना है और उसकी मदद से आपने स्लाइड को देखना है। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी पता लगाइए। हाइड्रा का चित्र हाइड्रा का जो चित्र है वो क्या है? हाइड्रा में आपने जनक के शरीर में क्या कुछ उभरी हुई संरचनाएं देखी? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी है, इनका साइज आपने पता लगाना है और हाइड्रा का चित्र वैसे ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। और इसकी तुलना किससे करनी है? इस चित्र से करनी है। ये आपको 9.11 में हाइड्रा में मुकुलन दिखाई दे रहा है कि पहले वो कैसे था, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ। आपको कितना परिवर्तन इसमें दिखाई दे रहा है पहले चित्र से आखिरी वाले चित्र तक।
अब देखिए, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते हुए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। अब हर एक चित्र में आपको अलग अलग दिखाई दिया था ना, तो ये विकसित हो रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं? मुकुल। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। अब यीस्ट पता क्या होती है? यीस्ट होता है खमीर, जिसके बारे में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। तो क्या है कि हर बार क्या है, इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही नए जीव को जन्म होता है, उसको हम क्या बोला जाता है? अलैंगिक जनन। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलेंगे? मुकुलनन। क्या बोलेंगे? मुकुलनन। तो जो है हाइड्रा से मुकुल में क्या हो रहा है? एक नए जीव का विकास हो रहा है। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। अब आपने देखा था अमीबा के बारे में, हमने आपको पिछले पार्ट में भी पढ़ाया था। तो अमीबा के बारे में आप देखिए, आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। अब आपको यह एक चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये 9.12, इसमें आप अमीबा में द्विखंड पढ़िए। ये पहले क्या था? ए में आप देख रहे हो, फिर बी में विभाजित केंद्रक, फिर सी में, फिर डी में संतति। तो ऐसे ही इसमें केंद्रक को क्या भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। उसके बाद क्या हुआ? इसका जो है में विभाजन से क्या हुआ? जनन की क्रिया आरंभ हो गई। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में क्या होता है? केंद्रक। अब आप ऊपर देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर एक है अमीबा, उसके बाद ये 2 विभाजित हो गया, फिर ये 2 में हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें प्रत्येक भाग में क्या है? आपको केंद्रक दिखाई दिया गया है। फिर परिणाम स्वरूप एक जनक से जो है 2 अमीबा बनते हैं, जो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? द्विखंडन। इसमें 2 भागों में ये बढ़ता जा रहा है ना, तो इसीलिए क्या कहलाया जा रहा है? द्विखंडन। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां हैं, जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीव को जो है एकल जीव जो है संतति जीव एकल जीव संतति जीवों में बढ़ जाता है। अब आपको अगले पेज पर दिखाते हैं डॉली की कहानी क्लोन। अब इसमें क्या है? एक आपको 3 चित्र दिखाई दिए गए हैं, फिर डॉर्सेट भेड़, फिर स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, फिर डॉली। अब ये आप इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्टम और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजनिल इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा। अब इन्होंने किस पर किया? एक भेड़ पर, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? डॉली रखा। तो अब आप चित्र 9.13 में सी देख रहे हो। डॉली का जन्म जो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो ये क्या था? पहला स्तनधारी जीव था जिसका उन्होंने क्लोन किया। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ के स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्रित की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंडकोशिका भी एकत्रित की गई। अंडकोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया।
तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि ली गई। कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित कर दिया गया। किस तरह से उन्होंने देखो कितना बड़ा परिवर्तन किया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ और अंततः डॉली का जन्म हुआ। ये IVF जैसे करते हैं ना, उस तरह से इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट है पहले किसी जीव पर किया जाता है, उसके बाद वो जो है मनुष्यों में किया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने किस तरह से किया और फिर किस तरह से उसका जन्म हुआ। तो जो है फिर क्या हुआ, डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ के स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। देखो कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ उसके ऊपर और उसका जन्म हुआ। फिर क्या हुआ कि अचानक ही उसको एक बीमारी हो गई फेफड़ों की, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई 14 फरवरी 2003 को। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से ही पहले मर गए तथा कुछ ही जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं, तो इनमें जो है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहती ही है। तो अब आपको ये समझ में आया। अब इस पाठ में जो प्रमुख शब्द हैं वो हैं अलैंगिक जनन, द्विखंडन, मुक्लून, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, कायांतरण, अंड प्रजक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायुज जंतु, युग्मज। अब आप यहाँ पे देखिए इस पाठ का सार कि आपने इस पाठ में क्या सीखा। जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, एक है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। फिर है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। फिर है अंडाशय, अंडावाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं। मादा के जनन अंग कौन से हैं? अंडाशय, अंडावाहिनी और गर्भाशय। और नर के जनन अंग क्या हैं? वृषण, शुक्राणु नली एवं शिशन। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा जो है वो युग्मज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेंढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्तन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु का जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन की वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंडन
कहते हैं। तो बच्चों, यह आपका पाठ था, और जब अब आपने इस पाठ का पूरा सार पढ़ा या इस पाठ में जो भी खास बातें थी, इससे आपको पाठ और अच्छे से समझ में आया। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है हमारा, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। उत्तर लिखिए आप। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जो कि जीवित जीव के द्वारा संतान पैदा करने के लिए की जाती है। जीवित जीव अपनी प्रजातियों की संख्या और निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। इस प्रकार जनन एक प्रजाति की निरंतरता को संवासित करता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो उत्तर लिखें आप। मनुष्य में निषेचन में नर का संलयन और मादा का युग्मक शामिल होता है। नर और नारी युग्मक नर को और मादा के प्रजनन अंगों से छोड़े जाते हैं। शुक्राणु नर प्रजनन यानी लिंग से मुक्त होते हैं। ये शुक्राणु फिर से योनि के माध्यम से महिला शरीर के अंदर जाते हैं। फिर वे फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से होते हुए अंडाशयों से मिलते हैं। इसीलिए निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। आगे प्रश्न है, सर्वोचित उत्तर चुनिए। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में और नर के शरीर से बाहर। फिर अगला प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर है मादा के शरीर में। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, मादा के शरीर में। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण और रोपण मुकुल। इसका उत्तर है कायांतरण। तीसरा है हमारा, एक युग्मज में पाए जाने वाले की संख्या होती है कोई नहीं, 1 2 4। तो इसका उत्तर है 2। आगे देखते हैं हम, निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, ये बताना है। पहला है, अण्डप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो ये है असत्य। दूसरा है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। इसका उत्तर है सत्य। तीसरा है हमारा, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। सत्य है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। इसका उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है हमारा, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। सत्य है। अगला है हमारा, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। इसका उत्तर है हमारा असत्य। अगला प्रश्न है हमारा, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। इसका उत्तर है असत्य। अगला है हमारा, द्विखंडक अलैंगिक जनन की एक विधि है। सत्य। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है। सत्य है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, इसमें ही, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। ये है असत्य। आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, युग्मज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। युग्मज, उत्तर में लिखिए। युग्मज में यह एक निषेचित अंडाशय है जो अंडे और शुक्राणु के संलयन के बाद बनता है। युग्मज कई बार विभाजित होता है भ्रूण बनने के लिए। गर्भ, यह भ्रूण का एक चरण है जो एक परिपक्व जीव के सभी मुख्य अंगों को दर्शाता है। एक भ्रूण धीरे धीरे एक गर्भ में विकसित होता है।
अगला प्रश्न आप देखिए, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। द्विखंडन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती है। अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंड कहते हैं। जीव के शरीर में उभार या कलिका निकल आती है जो विकसित होकर अपने जनक से जुड़े होते हैं या स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? इसका उत्तर है गर्भाशय। अगला प्रश्न है हमारा, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। कायांतरण एक जैविक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने के या अंडे से निकलने के बाद कोशिका की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। उदाहरण के लिए रेंगने वाले कैटरपिलर कायांतरण करके उड़ने वाली तितली बन जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। उत्तर लिखिए आप। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेंढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। नीचे दिए गए शब्दों संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा करना है। तो बच्चों, इसमें ये आपको बाएं से दाएं और शब्द दिए गए हैं, इनको आपने इस कॉलम में पूरा करना है। तो बाएं से दाएं में आपने क्या लिखना है? यह अंडाणु उत्पादित होते हैं, वृषण में उत्पादित होते हैं, हाइड्रा का लैंगिक जनन है। और ऊपर से नीचे में आपने क्या लिखना है? यह मादा युग्मक है। नर और मादा युग्मक का मिलना एक अंडक प्रजक जंतु। तो आपको ये ब्लॉक में इनको पूरा लिखना है। तो बच्चों, यह इस पाठ का प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ। ओके, देन टिल बाय। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट